बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। अगर जितनी मेरी ज़िंदगी गुजर गई इस मुल्क में, मैंने एक बात जो है वो बड़े क्या कहना चाहिए, इत्मीनान से समझी है ये कि इस मुल्क में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था या बना होगा, या जिन लोगों ने बनाया था, ज़ाहिर है उनकी नीयत बड़ी अच्छी होगी। उन लोगों ने, मुझे लगता है किसी गलत फहमी से या अच्छी नीयत से किसी तरह से ये लिख दिया कि इस मुल्क के ऊपर जो हावी कानून होगा, जिसके पैराडाइम में, जिसके शेडो में सारे कवानीन परसीव किए जाएंगे, वो कुरान और सुन्नत होगा। और उसके बाद उसके अंदर, बिल के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉज में बड़ी तब्दीलियाँ आती रहीं और उनमें यहाँ तक भी तब्दीली आई कि बहुत से कवानीन जो है वो हमारे उलमा इकराम हमें समझाते हैं कि वो दीन के ख़िलाफ़ भी हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि बच्चे को इस उम्र तक जो है वो मस्जिद में आपने नमाज़ के लिए ज़ोर नहीं देना, इस उम्र के बाद आपने सख्ती करनी। वो लफ्ज़ सख्ती जो है वो ज़रा नरमी से इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि लोगों के गुमानों पे वो बात ज़रा सख्त गुज़रती है। या अगर मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा हो जाए तो आपने 1 2 3 कदम जो है वो किस तरह से उठाने हैं, बिस्तर अलग करना है, क्या क्या करना है। तो वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम कॉम्प्लिकेशन में इसलिए लेकर जाते हैं कि शायद, मुझे लगता है, ये उलमा से पूछेंगे और मेहमानों से पूछेंगे, मुझे लगता है कि हम इस मुल्क में जब कानून साजी करते हैं, फिर उसके अंदर हम मज़हब का टीका जो है वो अपॉलजी के तहत जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं। अपॉलजी एक बहुत बड़ा एंटी वायरल है, जिसमें से हम थोड़ा सा इंजेक्शन निकाल के तो फिर उस कानून में लगा के अपॉलोजेटिकली फिर कहते हैं। मिसाल के तौर पे 4 शादियों वाला जो है उस पर भी हम कहेंगे नहीं इंसाफ नहीं, ये फिर किसी को, मेरे ख्याल में, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, मैं इसके ऊपर बिल्कुल अथॉरिटी नहीं लूँ, मेरे ख्याल में किसी को कख नहीं पता होता, लेकिन हर बंदा इस पर अपनी रायज़नी जो है वो ज़रूर करता है। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई तसव्वुर नहीं। हम कहीं ये नहीं सोचते कि जो बीज कानून की सूरत में या किसी भी सूरत में हम आज लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं, उसका फंड गिवर कौन है, फंड रेजर कौन है, उसको प्रमोट करने वाला कौन है, और उसको हमारी ज़रूरत बनाने वाला कौन है, और हमारा इम्पैक्ट उस पे माशरे में क्या गुजरेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारा काम है बिल्कुल भी। हालांकि काम ये होना चाहिए 2 लोगों का, या तो पार्लियामेंट का या ये यूनिवर्सिटियों में। लेकिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जितना मैं जाहिल अपने आप को समझता हूँ, मेरे ख्याल में उससे ज़रा कम जाहिल लोग जो हैं वो हमारे मुल्क में और भी हैं। हौसला बड़ा मिलता है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है, ये कानून है क्या, पहले तो ये समझेंगे अपने मेहमानों से। फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है। 3, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने या ना होने से हमारे माशरे में क्या फ़र्क आएगा या आना चाहिए, और अगर है तो वो आया है या नहीं। हमारे साथ साबिक वज़ीर इंसानी हकूक़ जो हैं, इंतहाई मोहतरम, और जब भी आए हैं बहुत ही पॉजिटिव किस्म की कंट्रीब्यूशन की, इजाज़ आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? इजाज़ साहब, और हमारे साथ जनाब सना मुनीर, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैंने बात तो ठीक की है ना? जी जी हाँ, मैं घबराता हूँ ऑनेस्टली अच्छी बात करते हुए, वैसे बाय द वे। और हमारे साथ जनाब नौशीन नकवी होंगी। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? और ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। पहले लेकिन इजाज़त आपके सबसे, इजाज़ भाई आपसे शुरू कर लो। हमें थोड़ा सा ये कानून बता दीजिए कि इसकी ज़रूरत पेश आई क्यों, और हमने कहाँ से लिया और क्यों लिया, और ना लेते तो क्या होता। सबसे पहले तो मैं, आपने जो प्रोग्राम के इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बातें की, और यकीनी तौर पर हमारा जो ड्रॉबैक यही है कि हमने ख़वातीन के जो राइट्स के मतलब हर बात जो है वो रिलीजियस एक्टर के हवाले कर दी है। तो ये एक बुनियादी नुक्ता है हमारी रियासत में कि जिसकी बुनियाद पर हम हर जगह जो है, हमने विन नहीं करना है तो जनाब वो रिलीजियस एक्टर फ़ैसला करेंगे। ख़वातीन ने वोट डालना है तो रिलीजियस एक्टर फ़ैसला करेंगे। ख़वातीन ने क्या करना है क्या नहीं करना, ये वो फ़ैसला करेंगे। तो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये वो एक ऐसा नुक्ता है जिसको समझने की ज़रूरत है। आपने अपने इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बातें की कि हम जब ये सारा इसको रिलीजन के साथ जोड़ देंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि राइट्स की बात पीछे रह जाती है और फिर दीन की बात आगे आ जाती है। तो बुनियादी तौर पर तो ये बात है कि पहले हमें ये तयन करना है कि हमने राइट्स देने के लिए,
हकूक़ देने के लिए हमने किन किन चीज़ों का सहारा लेना है और किन किन चीज़ों का नहीं लेना। तो जिस तरह आपने बात की कि वायलेंस जो है इस वक्त, तो खैर वायलेंस एक नई जिद्दत अख्तियार कर गया है और उसके बहुत सारी किस्में निकल रहे हैं। अब तो छोटी छोटी चीज़ों पर जो है वो वायलेंस, हैरेसमेंट भी एक नया लफ्ज़ है। जी हाँ, वही मैं कहता हूँ कि उससे समझ ही नहीं आती क्या है। उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है और हरासमेंट कोई एक टाइप की नहीं है, इसकी बहुत सारी आगे ब्रांचेस हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि आपने जो बात की ना कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस या हमारी एकेडमिया, हमारे जो सिविल सोसाइटी है, सब ने मिलकर, मुझे याद है कि हमने जब पार्लियामेंट में डोमेस्टिक वर्कर का भी इसीलिए किया था कि हमारे पास बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए थे जिसमें एक जज साहब ने अपने जो मुलाजमा को इस्त्रियाँ तक लगाकर, आपको पता है कि वो बड़ा बेगम साहब अभी पकड़ी गई। हाँ जी। फिर यहाँ पे आप पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं, यहाँ लाहौर में जो डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट थे उसके घर जो मुलाजमा थे उसको बड़ा तशद्दुद किया गया। और इस तरह मैं एक मजिस्ट्रेट थे, मैंने ख़ुद जाकर उस बच्ची को बाजियाब कराया। यानी कि हम अगर कहते हैं ना कि इंसान पढ़ लिख के जो है वो बहुत डिसेंट हो जाता है, तो बहुत सारे रिपोर्ट जो केसेस हुए हैं वो पढ़े लिखों के घरों से, गरीबों के घरों में नहीं हुए। जी हाँ। और क्योंकि मैं बताता हूँ कि गरीब तो अफोर्ड ही नहीं करते किसी को मुलाजिम रखना। ठीक है, खुद मुलाजिम होते हैं। तो अब जितने मुलाजिम हैं वो पढ़े लिखे लोगों के घरों में हैं। और फिर मैं सिविल सोसाइटी की अगर बात कर लें, ये जितनी NGOs हैं इनके घर में ही वायलेंस हो रहा होता है क्योंकि इन्होंने मुलाजिम रखे होते हैं। तो ये उन पर ही वायलेंस हो। तो बुनियादी तौर पर हम सब ही बराबर के कसूरवार हैं। और जब हमने डोमेस्टिक वर्कर बिल जो है पेश किया था उसमें हमने एक बेहतरीन बात की थी कि किसी एक शख्स का जो है, जो बच्चा या कोई भी काम, पहली तो बात है उसकी 15 साल से कम एज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात हमने कहा था कि वो हर क्वार्टरली उसका मेडिकल एग्जामिन करने की इजाज़त देगा। और फिर हमने उसमें कहा था कि लेबर इंस्पेक्शन करेगा। लेकिन आपको पता है कि 95% असम्बली के जो पार्लियामेंटेरियन थे वो इसके हक़ में नहीं थे। क्यों? इसलिए कि हमारा 80% जो लोग हैं पार्लियामेंटेरियंस, वो देहातों से उनका तल्लक है। और वहाँ तो एक तनख्वाह में पूरा टब्बर जो है वो मुलाजिम होता है। ये अब बिल कब आया था वर्कर्स का? ये 2020 में, 2020 में। इसका बेसिक जो पर्पस था वो ये था कि आप मुलाजिम को घर में, डोमेस्टिक मुलाजिम की हिफाजत करें। एक उसका हमने वेजेस तय कर दिए थे, एक हमने उसको मेडिकल, क्योंकि देखिए कोई अगर किसी का बच्चा भी काम कर रहा है तो जो घर का मालिक था उसको अप्रोच नहीं थी कि वो उसको मिल भी सके। ठीक हो की बात। ये जो वुमेन प्रोटेक्शन बिल है, ये जो आलिम साहब बात कर रहे हैं, इसके ऊपर मेरी एक ज़िमनी राय है जो कि मैं आपके सामने पेश करूँगा। अगर इस बात को, आपके आलिम साहब की बात को एज़ इट इज़ मान लिया जाए तो हम इंडिया के साथ इंतहाई फेवरेबल बात, पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सियालकोट की तमाम फैक्ट्रियाँ जो है ना फुटबॉल की, जिस तरह हमारा फुटबॉल जो है वो कतर में गया है, ये निश्ता हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री चलाने वाला ही जो है वो छोटा हाथ है। और ये इंडिया ने बहुत बड़ा प्रमोशन किया था इस बात पे कि ये बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है, और सियालकोट ने एक बहुत बड़ा डिप भी लिया था इसके ऊपर। सो वो प्रोटेक्शन तो हुई नहीं, लेकिन कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह मैं तन से कह रहा हूँ वो बेड़ा गर्क हो गया। सियालकोट जो है उसका सत्यानाश हो गया कारोबार का। वो बड़ी मुश्किल से अब दोबारा राइज किया। आपको लगता है इसमें जो वुमेन प्रोटेक्शन बिल है ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है? डोमेस्टिक वायलेंस क्या चीज़ है और इसमें क्या खूबी है कि ये बिल आना चाहिए था? अच्छा, मैं तो ये समझती हूँ कि जब हम मज़हब की बात करते हैं और ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद की बात करते हैं, दोनों को जोड़ के कहते हैं कि नहीं जी मज़हब तो कुछ और कह रहा है और ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है वो कुछ और कह रहा है। हमारे पास तो मज़हब में हज़रत खदीजा हैं,
हज़रत आयशा हैं, हज़रत फातिमा हैं, हज़रत ज़ैनब हैं। हमारा मज़हब तो ये है। लेकिन हमें चिढ़ है ना। नहीं, लेकिन हमने नहीं देखा कि अगर हम सिर्फ मज़हब की भी बात करें ना, अभी फ़िलहाल हम नहीं करते, तनकीद में नहीं जाते, हम उन्हीं आलम दीन जो ये कहते हैं कि छड़ी लगाएं औरत को, तशद्दुद करें औरत पे, मार दें अगर वो नहीं समझती, आपकी बात नहीं जानती। अगर सिर्फ ना समझने पे तशद्दुद होना ज़रूरी होता तो सारी दुनिया के मर्द जो है ना वो छड़ियाँ ही खा रहे होते, मेरा तो ख्याल है। सही बात, बिल्कुल, जो एक सीधी सी बात है। अगर हम हज़रत आयशा, हज़रत खदीजा, हज़रत फातिमा, हज़रत ज़ैनब जैसी खुद मुख्तार ख़वातीन जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे भी देती थी, जो उनको बताती भी थी, जो उनको बता भी रही होती थी कि क्या सही है क्या गलत है। हज़रत खदीजा खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गई और पता चला कि जो इनको इस वक्त जो इनकी कैफियत है वो नबुवत है। ठीक है, ऐसे में अगर आपका दीन तो ये कह रहा है, लेकिन आप ख़वातीन को आपने वो छड़ी वाली कहीं से एक निकाल के, एक ज़रिया निकाल के, तो आपने सारी ख़वातीन को छड़ी की नोक पे रखा और छड़ी चलानी शुरू कर दी। बात की छड़ी की नोक पे रखा, जूते की नोक पे आपने नहीं कहा, वरना वो भी कह सकते हैं। नहीं, वो तो हम कहते हैं कि जूती बराबर होती है औरत, वो भी हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। ये प्रोटेक्शन है क्या? डोमेस्टिक वायलेंस किस चीज की प्रोटेक्शन? अच्छा, हमारे तो रवैयों में अब शामिल हो चुका है। हमने देखा जाहिद जाफिर का केस, हमने देखा ये गुज़िश्ता दिनों अयाज मीर साहब के बेटे का केस। ये पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता, अमीर कबीर और तरबियत याफ्ता खानदान, ऐसे खानदान, लिविंग रिलेशनशिप को भी डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल जी। अब ये दूसरी बात, ये जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं और हम कहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, ये हमारे रवैयों में आ चुके हैं। यकीनी तौर पर आपने अपने वालिदैन को इन्हीं हालतों में देखा होता है कि एक मार रहा होता है, एक मार खा रहा होता है। अच्छा, कोई औरत उसमें से उठ के कह देंगे जी मैंने नहीं मार खानी, तो हम कहते हैं ये खुद सर हो गई है, ये मार नहीं खाना चाहती, ये मर्द की हकमियत कबूल नहीं कर रही, ये इस्लाम के मुनाफी असूलों पे चल रही है। हम इस्लाम उस वक्त फ़ौरन ले आते हैं और जब हम देते हैं मिसाल हज़रत आयशा की, हज़रत ज़ैनब फातिमा की, हज़रत खदीजा की, तो कहते हैं जी ये तो इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी तो छड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं। परसेंट जुर्म हो तो वो कानून बन जाता है? मिसाल के तौर पे जुर्म तो 1% भी हो तो वो जुर्म है नहीं, तो वो कानून बन जाता है। कानून बनना चाहिए। अगर मैं एक तरबियत नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर सोसाइटी में मैं एक फर्द, हर बंदे के ऊपर होने वाला जुल्म। अच्छा, फिर डोमेस्टिक वायलेंस जब हमने बात की तो उसमें तो यह है कि अगर आप घर में बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, मुलाजमीन के ऊपर, इवन मर्दों के ऊपर भी, ये नहीं है कि हम सिर्फ ये कहें कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार सिर्फ खवातीन है, मर्द भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। लेकिन चूंकि हमने उनको एक शो पीस बना के रख दिया, घर में कोई किसी को बिल्कुल भी अदब के साथ रहेगा, कोई किसी को मारेगा नहीं, गुस्सा नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। एब्सोल्युटली, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपने मेरी बात को संजीदा लेना है। मुझे बताएं, मेरी उम्र हो गई है, मैंने आज तक अपने ख़ानदान में या अपने जानने वालों में या अपने चाहने वालों में मैंने किसी को, औरत को या किसी औरत को, मर्द को घर में मारते नहीं देखा। मैंने तो मोहल्ले में भी नहीं देखा। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता कि ये कौन से कल्चर की, कौन सी जगह की हम बात करें। हाँ, इंसिडेंसेस हो सकते हैं, रिपोर्ट होते हैं, जैसे क्राइम होता है। Exactly. लेकिन इन चीज़ों को इतनी हवा बनाना कि इसके ऊपर आपको कानून साजी करनी पड़ जाए, आपको नहीं लगता कि ये घर के अंदर मुदाखलत है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा अच्छा आज के प्रोग्राम में टॉपिक लेके मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करूँगी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, इसका यूनाइटेड नेशन एक डे सेलिब्रेट करता है, दैट्स कॉल्ड द ऑरेंज डे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 25 नवंबर टू 10th of December। यूनाइटेड नेशन करता है जी, कि पूरी वर्ल्ड में, कि मतलब ये मतलब खवातीन जो है। एक सेकंड रुक जाइए। यूनाइटेड नेशन मुस्लिम वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। जी जी, ठीक करता है, लेकिन जिस दुनिया को वो ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, वहां तो एक कॉल पे पुलिस आ जाती है। मैं यही आपसे बात कर रही हूं, तो वो सेलिब्रेट किस दिन को कर रहा है? हमारे लिए कर रहा है। इट्स अवेयरनेस डे, इट्स डे ऑफ अवेयरनेस। वहां पे तो बच्चे के पास 911 है। देखिए, अब मैं अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ, ये ऑरेंज डे क्यों सेलिब्रेट करता है? देखिए, क्या याद दिलाने के लिए? जबकि उनके कानून में जब वो कॉल करेगी ना औरत पुलिस को, तो पुलिस वाला ये नहीं पूछेगा कि वो सही कह रहा है कि गलत, वो कहेगी थाने चलो, फिर बात होगी। तो सेलिब्रेट किस चीज को कर रहे हैं? सेलिब्रेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही डे ऑफ अवेयरनेस की, कि खवातीन किसको नहीं है, यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में किसको नहीं है? पूरी दुनिया में अभी भी इसकी कमी का शिकार है, अभी लोग इस चीज में अवेयर नहीं है। तो वो मुस्लिम वर्ल्ड से बात कर रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हमें पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में इशू डोमेस्टिक वायलेंस का है। अब घर के ना, जिस तरह आप बात कर रहे थे घर में मुदाखलत क्यों होती है, देखें घर डोमेस्टिक मीन इंटरनल, लेकिन जी इंटरनल अगर कुछ इश्यूज हैं जो कि आपस में हस्बैंड वाइफ या फैमिली मेंबर्स आपस में कन्फ्लिक्ट को डील नहीं कर पा रहे, या समटाइम्स चीज आप नहीं डील कर पा रहे, तो फिर उस हवाले से अवेयरनेस दी जाती है कि एक दूसरे अगर वो डील नहीं कर पा रहे के साथ बात करें, मारे ना थाने को बुला के
नहीं, थाने को बुला के वकील को बुला के नहीं देखिए इसका तरीकाकार है। देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की ना 3-4 मेन टाइप्स होती हैं। एक तो फिजिकल होता है कि आप हाथ एक इमोशनल होता है, एक इमोशनल फाइनेंशियल होता है, एक फिर मेंटल भी होता है, विजुअल होता है। तो आप सारे वायलेंसेस हैं। वायलेंस की बहुत ना मैं बीवी को देख सकता हूँ, ना मैं जज्बात का इजहार कर सकता हूँ, ना मैं उसकी इजाजत के बगैर उसको टच कर सकता हूँ, ना मैं उस पर आवाज, वो कहेगी आवाज नीचे करो, मुझे आवाज नीचे करनी पड़ेगी। अब तो ऑन एयर खवातीन आके कहती है आवाज नीचे करो, एंकर को आवाज नीचे करनी पड़ती। अब तो ये भी वायलेंस है। नहीं देखें, मैं डोमेस्टिक वायलेंस से अगर आप बात करती हूँ तो उसमें तो फिजिकल तो एक नजर आती है, एक होता है इमोशनल मेंटल, जो मेंटल टॉर्चर इसको मेजर कैसे करेंगे? वो तो साइलेंट होता है, वो नजर नहीं आ रहा। वो तो एक खातून जो है विमेन है वो खुद फेस कर रही होती है। तो अवेयरनेस का मकसद ये होता है कि आप एटलीस्ट आप खुद पता हो कि आपकी अपनी बेसिक चीजें क्या है, किस चीज पे आपने इंटरनली घर में स्टैंड लेना है। हाँ, अगर चीज एक्सीड हो जाती है, मिसाल मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज एक खातून है जिसको पता नहीं चल, जैसे अभी उन्होंने बड़ी अच्छी बात है कि चीजें इतनी नॉर्मलाइज हो गई कि अगर कहते हैं इट्स नॉर्मल। औरत ने घर में स्टैंड लेना है अगेंस्ट वायलेंस। किस वायलेंस के? मारपीट को छोड़ दें। मारपीट के अलावा अगर वो उसे इमोशनली अब्यूज कर रहा है, अगर वो उसको मेंटल टॉर्चर दे रहा है, देखिए उसके इमोशंस के साथ उसको कैसे मिसाल दें। तुम तो ये कर ही नहीं सकती, तुम चीजें नहीं उठा सकती, तुम घर नहीं संभाल सकती, बार-बार एक बंदे को मेंटली अगर आप डिस्टर्ब भी तो कर रहे हैं ना, ये आपको नहीं लगता कि इमोशनल अब्यूज है? मेंटल टॉर्चर भी तो कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते बीवी को कि तेरी रोटी चंगी नहीं, रोटी पकानी सीख ना। अच्छा, अगर ये औरत के आदमी को फिर आप उसको कैसे उसकी रिलेशनशिप है ना। देखिए औरत में के वायलेंस में सिर्फ यही नहीं है कि मियाँ बीवी के दरमियान है। देखिए मैं बाप बेटी के दरमियान भी हो सकता है, माँ बेटी के। मैंने हाफजाबाद में 12 साल बाद एक बहन को बाजियाब करवाए, जिसको प्रॉपर्टी की बुनियाद पर उसको 12 साल से कैद करके रखा। हमने यहाँ पे लाहौर में कई ऐसे मुकदमे जो हैं वो ऑन एयर भी किए। ये बात आपकी दुरुस्त है। हाँ जी, ये तो बात दुरुस्त है। ये भी तो एक बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहनों को पकड़ के उन्होंने कैद खाने में रखा होता है। ज़ैद साहब, आप पहले तो एक जनरल तज्जिया दे दें इस पर, फिर मैं पर्टिकुलरली आपसे बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गुफ्तगू में ये इजहार किया गया कि हर बात को हम दीन के साथ जोड़ देते हैं, मज़हब के साथ जोड़ देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बात हकीकत के बहुत ही ख़िलाफ़ और मुनाफी है। हम बात यहाँ कर रहे हैं कानून और दस्तूर और आईने पाकिस्तान की, और आईने पाकिस्तान की पहली शेख ये बात कह रही है कि हमारी हर बात, हमारा हर कानून साजी किताब और सुन्नत यानी कुरान और हदीस के ताबे है। हम उससे हटकर ना कोई कानून बना सकते हैं, ना कोई आइन बना सकते हैं। तो इसलिए हमें जो बात करनी है आइन की हदूद के अंदर रह के बात करनी है। इसलिए इस्लाम से जोड़ते हैं, इसलिए मजहब से जोड़ते हैं। जी, एक बात मैं अर्ज करता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर हमने इस्लाम को ही पढ़ा होता ना, इस्लाम को जाना होता, तो हमें ये जो आज हम बातें कर रहे हैं इनकी जरूरत ही नहीं पड़नी थी। हमने कानून नहीं पढ़ा, हमने आइन नहीं पढ़ा, हमने कहाँ से इस्लाम पढ़ना। जी, और अभी इस्लाम की बात हम कर रहे हैं ना, ये अभी जो खानदान की बात हो रही है, घरेलू तशद्दुद की बात हो रही है। घर जो है ये एक इदारे का नाम है, ये किसी क्लब का नाम नहीं है। ये इदारा जो होता है उसमें जूनियर सीनियर ये सवरात मौजूद होते हैं। और जब वहाँ कोई जूनियर गलती करता है या वो जो उस इदारे के उसूल व ज़वाबित हैं और उस इदारे के हवाले से जो उसकी जिम्मेदारियाँ और फ़राइज़ हैं उसे इन्हिराफ करता है, तो क्या इदारे का जो सीनियर है उसको हक नहीं है आइन के अंदर, दस्तूर के अंदर जितने हमारे इदारे हैं, पुलिस का इदारा है, अदालतों का खुद अपना इदारा है, वो वहाँ पे नौकरी है ना। वो कहते हैं कि घर के अंदर ये नहीं कह सकते, ये इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी। आप बेगम को ये नहीं कह सकते कि तू कर ही नहीं सकती, तू बच्चे नहीं पाले सकते तेरे को, ये नहीं कह सकते। ये इमोशनल वो वल्नरेबिलिटी हो जाती है। मैं कह रहा हूँ कि ये कवानीन जब हम बना लेते हैं ना लामा साहब, इसमें ये नहीं समझाएं कि दीन क्या कह रहा है, इसमें ये समझाने की कोशिश करें कि इससे खानदान जो है वो आउटसोर्स हो रहा है। हम किसी को कह रहे हैं कि तू चला मेरा खानदान आके। कर रहा हूँ कि इस्लाम से हम जो बात हटा के बात कहना चाहते हैं, बेशक अपना शौक पूरा कर ले। मैं तो यहाँ ये बात लेके आ रहा हूँ कि आप इसको अपना इदारा तो समझें। इदारे के अंदर क्या होता है, अगर हमने इस्लाम की जो रूह है, उसकी खुशबू है, उससे हट के ही हमारी तसल्ली हो रही है, इत्मीनान हो रहा है, तो कम अज़ कम इस इदारे को ये समझिए कि यहाँ कोई सीनियर है कि जिसने छोटों की कोई तरबियत करनी है, उसने उनके हाथ पकड़ना है, उनकी पकड़नी है, रहनुमाई रहबरी करनी है। अगर बड़े ने छोटे की तरबियत करनी है तो असूल मुरत्तब कौन करेगा कि वो तरबियत कैसे करनी है। बहुत खूबसूरत बात, यही तो हम बात कर रहे हैं। वो जो हमारी कानून साजी है,
जो हमारी पार्लियामेंट है वो यही कर रही है ना। लेकिन उसके लिए अगर हम ये बात कह दें कि हम किताब और सुन्नत की यही तालीमात है, जो हम करना चाह रहे हैं वो यही तालीमात है, लेकिन जो घरेलू तशद्दुद की बात के नाम पर हमने उस बिल के अंदर जो चीजें शामिल की हैं वो सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात की है, उसके अंदर यहां तक बात आ चुकी है कि हम तो अपनी बेटी को ये नहीं कह सकते कि आप इस वक्त कहां से आ रही हैं, आप देर से क्यों आई हैं, आप अपने बेटे से ही कह सकते कि फलां जगह पे ना जाइए। तो ये सारी चीजें तशद्दुद के अंदर हमने शामिल कर दी हैं। तो गोया यहां से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि एक नाम पर, इस बिल के नाम पर वक्फे पे जाऊंगा और वापस आके सबसे एक ही सवाल पूछूंगा कि क्लब में, और जो कि आपने कहा कि ये क्लब नहीं है ये फैमिली है, फैमिली स्ट्रक्चर में और क्लब के स्ट्रक्चर में फर्क होना चाहिए। आप बार में भी जाते हैं तो बार टेंडर को आप कह सकते हैं ना कि जनाब ये ठीक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं। सो आप एज अ कस्टमर कर सकते हैं, लेकिन आप एज अ लीडर फैमिली में क्या ये किरदार अदा कर सकते हैं? वापस आके पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपसे बात शुरू करता हूँ। ये फरमाइए कि वो एक कानून बना है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैरिटल रेप इसका नाम था। एक ज़माने में इसके ऊपर बड़ी बहस भी चली थी। उसका मतलब ये है, जो मैं छोटे से लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, नकम्मा इंसान हूँ, कि आप बेगम को हाथ नहीं लगा सकते उसकी इजाज़त के बगैर। तो ये भी एक कानून है ना कि आपने पूछना है बेगम से कि बेगम साहिबा आपकी तारीफ़ कर लूँ, आपको अच्छा कह लूँ, वरना वो यही ना कहे कि हरास कर रहा है मेरा शौहर, इस पर ही ना मुकदमा हो जाए। ये जो कानून साजी घरों के अंदर घुसती है, मैं बच्ची को कुछ नहीं कह सकता, मैं बच्चे को कुछ नहीं कह सकता, मैं डांट नहीं सकता, मैं आवाज़ नहीं ऊंची कर सकता, तो फिर ख़ानदानी निज़ाम को रोना पीटना क्यों चाहिए हमें? भाई रहने दें, फिर एक कमर्शियल अदारा बना दें। देखिए, अभी जो आप कह रहे हैं ना कि जी आप कुछ कह नहीं सकते, ये नहीं कि बिल्कुल ही कुछ ना कहें आप। अच्छा, कहाँ तक कहें? कौन बताएगा? मतलब ये है कि चलिए, अगर आपको फील हो रहा है कि एक चीज वो एक्सट्रीम चलेगी, फिर तो आप डेफिनेटली एक्सट्रीम का फैसला अब कौन करेगा? देखे ना, मैं वही बात करती हूँ कि अवेयरनेस, मेरे घर के कवानीन और मेल फीमेल कोई भी मेंबर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो, बहन भाई हो, सबको अपनी अपनी बाउंड्रीज का सबसे पहले पता होना चाहिए। का फैसला मीर कौन करेगा? इसका फैसला ये बात है, आपकी अपनी तो सेंस को डेवलप होनी चाहिए, आपका अपना एक्यूमेंट होना चाहिए, आपको खुद अवेयरनेस। देखिए, अवेयरनेस करने का मकसद ये है कि हम, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, ये भी नहीं कहना, वो भी नहीं कहना। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। ये एग्जांपल जो है ये बिल्कुल सच्ची एग्जांपल है, और मैं उन दोनों के, इजाज़ भाई नाम नहीं ले सकता, वो जो वालिद हैं वो भी सियासत में भरपूर नाम है, भरपूर नाम है, और उनकी जो बेटी है वो भी सियासत में भरपूर नाम है। मैं दोनों को ज़ाती तौर पे जानता हूँ। बेटी साहिबा ने कहा कि जनाब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में जाना, ये बिल्कुल ओरिजिनल वाक़या है। तो उन्होंने नहीं रोका बेटी को, तो रात को खाने पे वफ़ादार आदमी बाप, उसने बेटी को कहा कि बेटी तेरे पास और क्या ऑप्शन है? उसने कहा जी होम इकोनॉमिक्स। तो उसने कहा तुम्हारी क्या चॉइस है? उसने कहा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। बेटा ठीक है, मैं आपको रोकता नहीं हूँ, लेकिन बस एहतियात करना कि कभी ऐसा ना हो कि कोई बेल बजे और मुझे दरवाज़ा खोलना पड़े और सामने एक आदमी खड़ा हो और वो कहे जी मैं आपकी बेटी से मिलने आया हूँ। अब इस बात में हो सकता है कोई तजलील महसूस ना करे, कोई इसमें शेमलेस, लेकिन खानदानी रवायतें होती है ना, कौन फैसला करेगा? देखिए, एक तो फादर की जिम्मेदारी है, ठीक है, अगर फादर नहीं तो हस्बैंड की जिम्मेदारी है उसको, कि मतलब आप बाउंड्री सेट करें ना कि दिस इज हाउ द। देखिए, अब मैं गवर्नमेंट कॉलेज और होम इकोनॉमिक्स की बाउंड्री कैसे सेट करूंगा? आप उस तरफ लेके जा रहे हैं बात। देखिए, ये तो हम अगर फैमिली की बात करें, फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मतलब के फादर हो गए, आपकी इस इंस्टीट्यूशन में लॉ जो है वो पार्लियामेंट बनाएगी, उसमें फिर आपके देखिए हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया। अब ये चीज जो आपका हेड ऑफ फैमिली, जो भी आपकी फैमिली के हेड ऑफ फैमिली है, अगर फादर है तो फादर डिसाइड करें, लेकिन उसमें हाँ एक अगर बच्चा है या लड़की है या वाइफ है, उसको कम से कम आप उसके व्यू सुने जरूर, लेकिन उसको बिला वजह देखें। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जरा करें। अच्छा, अगर कोई इशू है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिस्कस करें। ये नहीं कि अगर मतलब डिक्टेटर ना बने। हम जिसकी लॉ बात करते हैं वो ये, तब डिक्टेटरशिप जब बिल्कुल हाथ में ले लेते, अगले बंदे को बिल्कुल जुल्म ना करें। इशू ये नहीं कहना कि आप ये कहेंगे यार ये क्यों करी वो क्यों करी। द थिंग इज कि आप जुल्म ना करें, एक्सट्रीम पे ना चले जाए। अगर आप फिरौन की बात करते तो फिरौन ने हज़रत आसिया पे कितना जुल्म किया था। किस पे जुल्म किया था? हज़रत आसिया उस पाला था। मैं बात करें, फिरौन ने कितना जुल्म किया था अपनी वाइफ के ऊपर। मतलब वो कितनी बड़ी खातून थी, अगर हम मजहब की बात हमारी नजर से बड़ी थी। मैं वही बात करें तो वो वायलेंस ही किया था उन्होंने उसके ऊपर। अब फिरौनों से तो कंपेयर ना नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ कि जुल्म है ना। मैं आपको वैसे लिंक कर रही हूँ कि मतलब वो भी घर की बात थी। अच्छा, वो तो घर ही की बात थी, लेकिन द थिंग इज कि मतलब इतना जुल्म बात हो रही है, जुल्म ना करें। फिर उस जुल्म का बाय प्रोडक्ट क्या निकला? क्या निकला? एक नबी।
मैं आपसे देखें वो बड़ी मुश्किल बात हो जाती है, वो मुश्किल बात है। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि उसको भी डिस्पाइस किया अल्लाह ताला ने कि ये नहीं करना चाहिए था उसको। द थिंग इज जुल्म है। हाँ, वैसे छोटा मोटा डांटा इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये कौन फैसला करता है, मुझे जरा एक दफा क्लियर समझा सकती हैं कि ये छोटा मोटा ठीक है, आपके लिए छोटा मोटा भी बहुत बड़ा होगा, मेरे ये छोटा मोटा होगा। ये घरों के अंदर जब कानून साजी लाकर लगा दें और फिट कर दें कि जनाब ये डोमेस्टिक वायलेंस है, वो लिमिट, रेड लाइन कहाँ आती है? मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा ही संजीदा मसला है। कानून बना दिया और पता नहीं हम है। जब खवातीन की बात करते हैं और हम उसको किसी भी तरह के मजाक या स्टाइल में या उसके ऊपर हंस सकते हैं या उसके ऊपर डिस्कशन नहीं है, नहीं आप इसमें आदमी भी हैं। नहीं, जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस की चलें बात करते हैं तो ये एक बड़ा संजीदा इशू है। आदमी है, बिल्कुल है, आदमी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हर वो कमजोर इंसान, हर वो कमजोर जो अपने आवाज के लिए, हक उठाने के लिए, आवाज के लिए उसको इजाजत नहीं है, वो है इसमें। हम अपने बुजुर्गों को कह देते हैं हमारा मेहमान आए तो आप कमरे तक महदूद रहिएगा, आप बाहर ना आइएगा, हमारी इज्जत खराब होती है। ये जुल्म नहीं है, ये है ना। जब हम ये कहते हैं कि हमारी कुछ सोशल नॉर्म्स हैं, जब हम कहते हैं हमारी कोई रिलीजियस नॉर्म्स हैं, तो उसमें सेंटीमेंट्स का बड़ा ख्याल है। जी बताइए कि आप अपने अब्बा को कहा अब्बा ये बाहर ना आना, मेरा दोस्त आया, आपने कैसे उसको पता है कि आप टेस्ट ट्यूब में से आए हैं? नहीं, आपको नहीं, उसका अब्बा है ना ये, लेकिन आपने ऐसे वाकया, यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो वाकयात होते हैं ये नहीं होने चाहिए। ये क्यों नहीं होते? आपने वाकई फिरौनों से बदतर मर्द नहीं देखे सोसाइटी में जो खवातीन को सड़कों के ऊपर नहीं हादसा जो है वो माशरा। लेकिन अगर हम 80% हमारी सोसाइटी, बिलाल साहब, हमारी सोसाइटी 80% हादसा का शिकार है। शायद 20% खवातीन है जो आप मेरी तरह या सना की तरह आपके सामने बैठ के बात कर सकती हैं। यहाँ पर खवातीन को अपना करियर, अपनी लाइफ, अपनी शादी, अपना घर, अपना बार, अपने बच्चे पैदा करने के लिए उनकी तादाद का अंदाजा करने की इजाजत नहीं है। वो 80% खवातीन है, हमारे नहीं। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ 80% खवातीन। यूनिवर्सिटियों में 52% खवातीन पढ़ रही हैं। तो उसके बाद उनको बता नहीं, अब आप क्या मतलब आप किसी वो भी हादसा में शुमार करिए, फिर इंसिडेंट्स में शुमार कीजिए। जो 48% नहीं पढ़ रही हैं, आपके ख्याल में वो क्या है? वो क्या है जो 48% वहां तक नहीं पहुंच पा रही, उनको भी 10 साल की उम्र तक, 8 साल की उम्र। बिल्कुल ऐसी बात है कि मेडिकल कॉलेज में वो कह रहा है शख्स के मेरे पास वसाइल नहीं थे, मैं गांव का था, मुझे 300 350 नंबर पे एडमिशन दिया। बिलाल साहब, आप समझते हैं कि हम ये कहें कि जो खवातीन पे तशद्दुद हो रहा है वो ऐसे कभी कभार कम जस्टिफाई कोई कर ही नहीं सकता जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तशद्दुद को बहाना बना के जब रियासत घर में घुस जाएगी तो फिर घर कहाँ जाएगा? बिल्कुल जी, रियासत घर में घुसेगी। जब तक रियासत घर में घुसेगी नहीं, कानून बनेगा नहीं, खवातीन महफूज तसव्वुर नहीं होंगी, आइंदा नस्लें महफूज नहीं होंगी, तरबियत याफ्ता नहीं। बरतानिया को और अमेरिका को पता है कि 911 घुमाना है, और हमारे यहाँ से जो खातून जो है वो जेलम के एक गांव में से जाती है जिसने कायदा नहीं कभी पढ़ा, वो जाके 6 महीने में एजुकेट होती है कि 911 घुमाना और पुलिस आ जाएगी। वो एजुकेट हो जाती है ना, तो क्या इस वजह से, इस अवेयरनेस से वायलेंस कम हो जाती है? फिर देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें मगरब को ज़्यादा जो मॉडल बना के पेश करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि वहाँ से वहाँ भी वायलेंस जो है ना, इसी रफ्तार से हो रहा है। सर एक जुमला और कहें। नहीं सर, एक जुमला और कहें भाई, एक जुमला और कहें। जी। वहाँ पे ज्यादा कम की बात नहीं है, वहाँ पे इस कानून को खातून को मिसयूज करना आता है। जी हाँ, चले हम इसको ऐसे वो 6 महीने पीस में क्यों गुजरते हैं, वो उसमें पुलिस क्यों नहीं आती? क्योंकि उस वक्त तक इमिग्रेशन नहीं हुआ होता। जो ही इमिग्रेशन का स्टेटस मिलता है, ख़त्म हो जाती है बात। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इंसानी हकूक़ के बहुत बड़े चैम्पियन है ना कंट्रीज़, वहाँ भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। आप देखें कि जॉर्ज फ्लॉयड का वाक़या भी अमेरिका में होता है। तो बुनियादी नुक्ता तो ये है कि हमारे मुल्क में इंसानी हकूक़ के जो कैडर सेट करते हैं वो बड़े ममालिक के लोग करते हैं। अब आए ना, आप सही वाली बात है। तो सही बात है जी, वो बड़े वाले मुल्क वाले वो करते हैं। उनको कभी इंडिया में हमसे 200 गुना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। हाँ। तो पाकिस्तान में 10% भी उनको नज़र आता है। तो पहली तो बात ये तय है कि जो अदादो शुमार है वो तय करते हैं, वो हम नहीं करते। दूसरी बात ये है कि जो आपने ख़वातीन पर ये तशद्दुद की वाक़यात की बात की है, उसमें देखें, मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, कोई शख्स नहीं कह सकता नहीं। लेकिन इसकी आड़ में
ऐसे स्लोगन नहीं बनने चाहिए कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं वक्फे पे बजाऊंगा, वापस आऊंगा, ये जुमला मैं जिंदगी में नहीं कभी रिपीट कर सकता था। ये इजाज़ मैंने किया ऑन रिकॉर्ड है बात। लेकिन ये बात गौर कीजिए कि इस तारीख ने, इस दुनिया ने, इस सरजमीन ने ऐसी औरतें भी तो देखी हैं ना, जिनको पूछा गया कि ये बच्चा कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे से पूछो, ये तुमने बेहतर जवाब देगा। वक्फा लेके वापस आते हैं। रहीम शाह साहब, आपकी तरफ तवज्जो बता रहा हूँ, और ये मैं बात बिल्कुल सच्चे दिल से और क्या कहना चाहिए अपनी बेसमझी में आपसे कह रहा हूँ। इसको आपने कतई भी तंज नहीं समझना। देखिए, हम अपनी सरजमीन से जब तारीख पढ़ते हैं तो हमें सैयदा आयशा नज़र आती हैं, हमें सैयदा खतीजा नज़र आती है, लेकिन आप पीछे जाइए, आपको हज़रत आसिया जो हैं वो कभी ये कहती नज़र नहीं आती कि मुझे बच्चा भेजना पड़ा, मेरे पे बड़ा जुल्म हुआ, बल्कि वो वहाँ तक जाती हैं और वहाँ जाके उस बच्चे को दूध भी पिलाती, पालती भी है। नतीजा नबी। उसके बाद आप देखिए हज़रत मरियम, वो कितनी छोटी उम्र में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मुकालमा करती हैं, और आप अगर रवायतों में पढ़ें क्या कॉन्फिडेंट मुकालमा है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का, और वो बच्चा लेके जाती हैं और लोगों को कहती हैं कि जनाब ये देखिए सामने, ये बताएगा आपको। प्रोडक्ट क्या निकला? नबी। अब आगे चलिए, हजरत आमना एन जवानी में 24 से 25 साल की उम्र में होती हैं वो बेवा, प्रोडक्ट क्या निकलता है? मोहम्मद। आपको इन तमाम खवातीन की जिंदगी में कोई कंप्लेंट नजर नहीं आता, लेकिन वो जो प्रोडक्ट नजर आता है वो जमाने पे छाया हुआ है। मुझे लगता है कि हम अब कंप्लेंट करने के चक्कर में इकबाल पैदा करना भी भूल गए, जिना पैदा करना भी भूल गए, इशफाक अहमद पैदा करना भी भूल गए, वासिफ पैदा करना भी भूल गए। अब सिर्फ क्रिब कर रहे हैं, कोड़ रहे हैं, और अपने राइट्स की आवाज़ के नीचे अपनी ख्वाहिशात को मेरे ख्याल में ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। बिलाशुबा आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। बात फिर वहीं आ जाएगी उन लोगों के लिए कि ये जो अभी आप बातें सुना रहे हैं, सईदा आसिया की, सईदा मरियम की, सईदा आमिना की, ये कौन हस्तियाँ हैं और ये बातें हमें किसने बताई? दीन ने, मज़हब ने, इस्लाम ने, कुरान ने, हदीस ने, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर उनके चिड़चिड़ापन में इजाफा हो जाएगा ये बात सुनकर कि ये मज़हब का नाम ले रहे हैं, ये दीन का नाम ले रहे हैं। और दीन ने हमें ये कहा कि खैरुकुम लिअहलिही, तुम में से बेहतरीन मुआशरे का इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छे सलूक से रहता है, हुस्ने सलूक से रहता है। ये हमें इस्लाम ने कहा, ये हमें दीन और मज़हब ने कहा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, अभी एजाज आलम साहब फरमा रहे थे कि ये हमें फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ ने कहा। हमारी खुद मुख्तारी फिर किधर गई? हमारा हमने जो इस्लाम इसमें कहे ज़हनी खुद मुख्तारी कहाँ गई? ज़हनी। और दूसरी बात कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तश्कील और इसके बनाने का मकसद किधर गया? वो इसकी तासीस क्या थी? कैद आज़म मोहम्मद अली जना बाबा कौम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया था कि हमारा आईन, हमारा दस्तूर, कुरान हदीस 1400 साल पहले अल्लाह ने आसमान से नाज़िल कर दिया है। तो इसलिए हमें दूसरों से जो कवानीन लेने, दूसरों के दबाव पे कानून साजी करनी, तो हमारी खुद मुख्तारी है किधर? फिर ये सवाल बहुत बड़ा पैदा हो रहा है। तीसरी बात, अभी जो घरेलू तशद्दुद की बात हो रही है, ज़रा आप पाकिस्तान की पिछले 15 साल की तारीख कानून की उठा के देखें, अदालतों की तारीख उठा के देखें। घरेलू तशद्दुद में ख़वातीन पर वो तशद्दुद नहीं हुआ, माफ़ करना, जो जालिमों की तरफ से होता है, जो मैं समझता हूँ बेइंसाफ़ों की तरफ। और बहुत सारे वो लोग भी जो जिनकी आप नाम ले रहे थे, ये तालीम याफ्ता लोग थे, डिग्रियों के हामिल लोग थे, लेकिन इसलिए उन्होंने ये जुल्म किया कि वो अल्लाह और रसूल की तालीमात से, अच्छे अखलाक से बेखबर थे। उन्हें अपनी बहसीयत एक दीन और मजहब जो उनकी जिम्मेदारियां थी वो उससे गाफिल थे कि घर वालों के साथ किस हुस्ने सलूक के साथ हमने रहना है। चौथी बात यह है कि मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप तारीख उठाकर देखें कि खवातीन के घरों में तशद्दुद खवातीन के साथ जो हुआ है ना, वो भी एक तादाद है, लेकिन उससे ज्यादा तादाद उन लोगों की है कि जहां खवातीन ने तशद्दुद यहां तक किया कि उन्होंने खामदों को कत्ल कर दिया, अपने शोहरों के उन्होंने उनके खून से हाथ रंगे हुए बच्चों को मार दिया। तो वो तशद्दुद उसके इस बिल के अंदर क्यों नहीं जिक्र किया गया? पता नहीं, मैं पूछता हूं, मुझे सुना आपने जवाब देना, क्या मर्दों पे तशद्दुद रिकॉर्ड नहीं होता? उस पे बात नहीं हो सकती? उस पे होती है, होते हैं तशद्दुद मर्दों पे। कानून तो सबके लिए बराबर है। क्रिमिनल एक्ट होना, इस बिल में कहां वो लिखा हुआ है? जेंडर बेस नहीं है, देखें। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम वुमेन की बात करते हैं, वुमेन पे चीजें असल में छुपाई जाती हैं, तो वो उसको हाईलाइट अवेयरनेस के लिए बात की गई है। मर्दों पे कोई तशद्दुद का एग्जांपल है आपके पास? देखें, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है हस्बैंड वाइफ में, कोई मिसाल बताएं मुझे।
नहीं, मर्दों पे करती क्यों नहीं करती औरतें, लेकिन उसकी तादाद कम है, परसेंटेज कम है। लेकिन हम अगर इमोशनल, जैसे अभी हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा अगर हम दुनिया में इमोशनल वायलेंस की बात करें तो वो तो मर्दों पे किया जाता है। और हर सोसाइटी उसको बड़े लीगल एज इसलिए देती है कि जब आप मर्द को कहते हैं तुम रो नहीं सकते, तुम बिल्कुल एक लिमिटेड रहो, तुम्हारी माँ मर जाए, भी मुझसे पूछ के, वरना ये भी मुकदमा है। ये इमोशनल बात नहीं, ये वायलेंस देखिए, आप ये समझिए कि आप केसेस को बिल्कुल यूं खुला छोड़ के तो ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होता। आप जब मैरिटल रेप की बात करते हैं तो खवातीन की मर्जी के बगैर, ये आपका कानून कह रहा है ना, आपका दीन भी कह रहा है कि खवातीन की मर्जी की अहमियत है। आप बेटी को एक 60 साल के बूढ़े के साथ एक 13 साल की 12 साल की बेटी को ब्याह देते हैं तो क्या वो तशद्दुद नहीं है, क्या वो गलत नहीं है? लेकिन इस सारी चीजों को बारीकी के साथ बदलते हुए समाज के साथ आपने देखना है, आपने समझना है कि ये कैसे है कि आपकी, और ये जब मर्दों पे तशद्दुद की बात हो रही है, इमोशनल अत्याचार की बात हो रही है, वो हो रहा है। जवाब दें, क्या छोटी उम्र के लड़कों के साथ बड़ी उम्र की लड़कियों गलत है? अगर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक मैच्योरिटी लेवल एक बालग उम्र के बाद हुआ है, उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, तो उसकी कोई लीगल जस्टिफिकेशन हो सकती है। लेकिन अगर ये जुल्म है, ये माँ बाप ने, ये समाज ने, ये रिश्तेदारी की बात में किया गया है तो गलत है। और वो लड़की के साथ हो, वो लड़के के साथ हो, जब तक आपकी सोसाइटी लड़की और लड़के दोनों के दरमियान बराबरी नहीं करेगी। देखिए, ये जो हम कहते हैं ना, अपनी बेटियों को हम बड़ा लाड से रखा और हम बेटों से ज्यादा अहमियत देते हैं, ये उतना ही गलत है जितना हम बेटियों को बेटों से कम अहमियत देते हैं। हमें उनको बताना पड़ेगा कि तुम बराबर के इंसान हो, तभी जाहिर जाफिर नहीं बनेंगे, तभी जाहिर जाफिर जैसे लोग नहीं बनेंगे, तभी हमारी बेटियां ज़िबानी होंगी, तभी हमारे बेटों पे जुल्म नहीं होंगे। हमें सोसाइटी को बराबरी की सतह पर लाना होगा। आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें ना, आपको पता होना चाहिए खुद की, या ये मेरी बाउंड्री, इस बाउंड्री से मैंने क्रॉस नहीं करना, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली खवातीन पे जुल्म होता है और इस चीज की जस्ट आवाज बुलंद नहीं की जाती। दैट्स व्हाई कि यहाँ कानून बना गया है। इस वक्त हम गंडेरियां काट रहे हैं। नहीं, हम तो देखिए अवेयरनेस ही फैला रहे हैं ना, मतलब हम इस हमने मर्दों की आवाज तो नहीं उठाई। देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आवाज जगह पर खवातीन को बराबर नहीं रखा जा सकता। बाज उमूर में औरतों का मुकाम अल्लाह ने मर्दों से ज्यादा रखा हुआ है। बस खत्म। बैसियत माँ, उसका हक ज्यादा है। याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।